लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये कंप्लीट करा दिया था आपका फ्री बॉडी डायग्राम जो है उसमें क्या क्या टेक्निक होता है और क्या क्या लेना होता है, मतलब कैसे हम निकालेंगे फ्री बॉडी डायग्राम की फोर्सेस। ठीक है, तो ये अब हम एग्जांपल देखते हैं कि भाई इसको, ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि फ्री बॉडी डायग्राम है, इसमें फोर्सेस को हम अलग अलग करेंगे। ठीक, जैसे कि ये है, ये आदमी है, ये पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा है, तो ये पैर से पहाड़ को दबा रहा है तो पहाड़ भी इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो वेट नीचे की तरफ जा रहा है ना, तो वेट नीचे की तरफ है तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगेगा। क्लियर है। अब उसके बाद क्या है कि उसके बाद क्या है कि जैसे ये पैर से दबाया तो यहाँ पर फ्रिक्शन भी लगेगा, क्लिफ का फ्रिक्शन, मतलब क्लिफ मतलब छोटा माउंटेन को क्लिफ बोलते हैं, तो उसका फ्रिक्शन भी लगेगा। तो ये सब हम लोगों ने लास्ट क्लास में देख लिया था। अब यहाँ से स्टार्ट करना है, एग्जाम्पल को डिस्कस करना है। तो चलो एग्जाम्पल 3.8 हमने कहा था कि बेटा लिख लेना सभी को, उसके बाद यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि सब लोग लिख लिए हो, इस क्वेश्चन को लिख लिए हो। अब यहाँ डिस्कस करते हैं। चलिए, 2 ब्लॉक्स ऑफ मासेज m1 एंड m2 आर कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग। एक रस्सी से कनेक्टेड है 2 मास m1 m2, ये देखो, एंड प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, और एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, चिकने सरफेस पे रखा हुआ है। द ब्लॉक ऑफ मास m2 इज पुल्ड बाई अ फोर्स F एक्टिंग पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल सरफेस। अब यहाँ पर ये जो, जैसे ये रस्सी से बंधा हुआ है m1 m2 है ना, जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि मान लो कि वहाँ गए और रेलवे स्टेशन जा रहे हैं और सिंगल आदमी हो, ठीक है, तुम्हारे पास 4 सामान है, सिंगल पर्सन हो तुम, रेलवे स्टेशन से तुमको कहीं जाना है, ट्रेन आने में अभी इंतज़ार है और तुम्हारे पास 4 सामान है, बड़ा बड़ा बैग है 4, तो हम लोग क्या करते हैं, चारों को चेन से बांध देते हैं ना, चारों को कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाते हैं ऐसा जिससे कि चारों का चारों बना, मतलब फिक्स रहे, बंधा हुआ रहे। ठीक है, तो ऐसा जुगाड़ लगाते हैं। भैया अकेला आदमी है, वो क्या कर लेगा, उसको तो अपना सामान का सुरक्षा करना है। तो वैसे ही ये जो है यहाँ पर 2 सामान है, तो इस 2 सामान को, इसको पहले हटा दें यहाँ पर, इस 2 सामान को यहाँ पर m1 और m2, ये रहा 2 ब्लॉक्स हैं, इन दोनों ब्लॉक्स को यहाँ रस्सी से बांध दिया गया। ठीक है, अब इसको वो आदमी जो है खींच करके, कोई आदमी सपोज कीजिए कि फोर्स F से खींच के ले जा रहा है ना, खींच के ले जा रहा है इसको। तो अब क्या बताना है हमको, खींच के ले जा रहा है, ठीक है, अब क्या बताना है। और ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस जहाँ पे लिखा रहेगा तो समझ लेना कि वहाँ पर फ्रिक्शन 0 है, मतलब हमको फ्रिक्शन वाला हिसाब किताब नहीं लगाना है उस वक्त। and placed on a smooth horizontal surface. The block of mass m2 is pulled by a force F acting parallel to the horizontal surface. What will be the acceleration of the blocks and the tension in the string connecting the 2 blocks? तो अब कह रहा है कि जैसे इसको F फोर्स से खींच रहे हैं तो किस एक्सेलरेशन से ये ब्लॉक्स मूव करेंगे। ठीक है, और पहला चीज़ तो ये हो गया। दूसरा चीज़ क्या है कि ये रस्सी जो है, जैसे कि मान लो कि पहले अभी ये इस तरह से ब्लॉक है, m1 इस तरीके से है, m2 इस तरीके से है, और रस्सी जो है लंबा सा रस्सी है, ऐसे 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 गिरा हुआ है, ऐसे बांध दिए। लेकिन जैसे ही खींचेंगे ना तो रस्सी एकदम स्ट्रेट हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा, ये स्ट्रिंग जो है इस तरीके से एकदम टाइट हो जाएगा, टाइट हो जाएगा, उसमें टेंशन आ जाएगा। तो हमें वो टेंशन भी निकालना है कि स्ट्रिंग जो है, टेंशन का मतलब कि कितनी स्ट्रिंग जो है कितना प्रेशर लगा रही है, ये भी तो खींच रहा है ना स्ट्रिंग, इसको भी तो खींच रहा है ना, तो कितना टेंशन वो लगा रहा है स्ट्रिंग, ये चीज़ हमको पता लगाना है। चलिए, तो देखो सोल्यूशन, रिफर टू फिगर 3.9, ये जो है 3.9 बुक से ही हमने उठाया हुआ है, फ्री बॉडी डायग्राम जो बना हुआ था। लेट ए बी द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इन द डायरेक्शन ऑफ एफ एंड लेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग बी टी। तो ये जो है जैसे कि फोर्स जो है इधर की तरफ लग रहा है ना, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी इधर ही होगा है, और ये जो है टी टेंशन भी हमारा इधर की तरफ ही लगा। अब जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, तो अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम, इसको हम एक बॉडी मान लेते हैं, इसको हम एक बॉडी मान लेते हैं, तो अभी जैसे ये जो फोर्स लग रहा है, जब फोर्स खींचा जा रहा है तो इसको खींच रहे हैं तो साथ में इसको भी तो खींचा रहा है ना फोर्स, तो इस फोर्स के लिए हम इस दोनों को एक बॉडी मान लेते हैं। ठीक है, तो जब हमने मान लिया एक बॉडी m1 प्लस m2, इस फोर्स के लिए, इस फोर्स के कारण हमको मानना पड़ गया m1 प्लस m2, अलग अलग भी मान सकते हैं, लेकिन ये जो फोर्स F है वो सिंगल इसके ऊपर नहीं लग रहा है। जैसे इसको ऐसे समझो बेटा, ऐसे समझ में आएगा, जैसे कि यहाँ पर 10 kg का कोई चीज़ रखा हुआ है और इधर में पीछे में भी
15 kg का कोई चीज़ रखा हुआ है, तो 10 kg के ऊपर अगर रस्सी बांध करके अगर हम खींचें तो आराम से खींचा जाएगा। लेकिन अगर यही रस्सी इससे भी कनेक्टेड है, मतलब ठीक है, ये तो हम यहाँ से खींच रहे हैं, अब पीछे कोई क्या कर गया शैतानी करके कि दोनों को बांध दिया, दोनों को पीछे रस्सी से कनेक्ट कर गया, तो क्या हम उसी आसानी से खींच पाएंगे जिस आसानी से इसको खींचते हुए लेके जा रहे थे मक्खन की तरह? तो नहीं खींच पाएंगे। क्यों? क्योंकि अब जो है लोड ज़्यादा पड़ गया। तो वही कहा जा रहा है कि अगर पहले एक बॉडी था तो फोर्स जो है वो F लगा रहे थे तो एक के लिए लगा रहे थे, अभी ये रस्सी से कनेक्टेड है तो अभी दोनों के लिए लगेगा, नहीं खींचा पाएगा ना, दिक्कत होगी 25 kg खींचने में। तो वही कहा जा रहा है कि जब ये फोर्स हम F कंसिडर कर रहे हैं तो ये दोनों पे लग रहा है, सिंगली इसके ऊपर नहीं लग रहा है, M2 के ऊपर। ठीक है, हम खींच M2 के थ्रू रहे हैं, इस पॉइंट पे खींच रहे हैं, लेकिन लग तो दोनों पे रहा है ना। तो यहाँ हमने दोनों को कॉम्बाइंड कर लिया, दोनों मास को हमने कॉम्बाइंड कर लिया। ठीक है जी, दोनों मास को कॉम्बाइंड कर लिया। अब एक चीज़ देखो, जब दोनों मास को हम कॉम्बाइंड कर लिए तब हमारा जो फोर्स का डायरेक्शन कौन सा है? वो ये डायरेक्शन है। ठीक है, इन दोनों का जो वेट है वो कहाँ लग रहा है? नीचे की तरफ। वेट क्या हो जाएगा? मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, m इंटू जी, बट m इज इक्वल टू m1 प्लस m2, तो m1 प्लस m2 इंटू जी। और ये जो है चूँकि वेट नीचे लग रहा है तो इसका नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगेगा। मतलब अगर ये नीचे प्रेशर लगा रहा है तो भैया ये भी तो इसको ऊपर धक्का दे रहा है मेंटेन करने के लिए, इसको नीचे दबा रहा है तो ये भी तो उसको ऊपर दबा रहा है। सेम से ये इसको नीचे दबा रहा है m1g से, तो ये जो है सरफेस उसको ऊपर दबा रहा है m1g से, सेम सरफेस। ये दबा रहा है नीचे m2g से वेट से, ये दबा रहा है नॉर्मल रिएक्शन m2g से ऊपर की तरफ। भैया ऊपर रहो, हमारी छाती पर न चढ़ो। ये हमारा फ्री बॉडी डायग्राम हो गया, 2 ब्लॉक्स कनेक्टेड बाय ए स्ट्रिंग। अप्लाइंग सिग्मा F इक्वल टू ma। अब जो हमारा एक्सेलरेशन होगा फोर्स की डायरेक्शन में ही होगा। ऐसा नहीं है कि हम फोर्स लगा रहे हैं इधर और सामान जा रहा है पीछे, है ना जी, दम लगा रहे हैं इधर, खींच रहे हैं इधर और खींचा जा रहा है पीछे, ऐसा नहीं होगा। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी यही होगा जिधर फोर्स का डायरेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि फोर्स इक्वल टू F इक्वल टू ma। सो जो फोर्स का हमारा डायरेक्शन होगा, नेट फोर्स का, अभी तो एक ही फोर्स लग रहा है तो नेट फोर्स कह लो या फिर फोर्स कह लो, वही डायरेक्शन है। तो जो फोर्स का हमारा डायरेक्शन होगा वही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा। ऑन अप्लाइंग सिग्मा एफ ए इक्वल टू ma इन द कंपोनेंट फॉर्म ऑफ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ सिस्टम ऑफ 2 बॉडीज। अभी ये सिस्टम ऑफ 2 बॉडीज़ है तो हमको क्या मिला? मासेज m1 एंड m2 वी गेट। अभी हम सिग्मा एफ इक्वल टू 0 F इक्वल टू ma लगा रहे हैं। ठीक है, तब हमको क्या मिला? तो हमको मिला क्या कि ये दोनों फोर्स जो है वो बैलेंस कर गया। ये जो दोनों फोर्स है ये दोनों बैलेंस कर गया। मीन्स अगर हम दोनों को माइनस करें, ये जो है ऊपर की तरफ है पॉजिटिव है, सो n माइनस ये जो है नीचे की तरफ है तो निगेटिव वाई एक्सिस, तो माइनस होगा। मतलब हमको दोनों फोर्सेस को प्लस करना है। तो भैया प्लस करना है तो ये जो ऊपर वाला फोर्स है, ठीक है, n फोर्स इज n, लेकिन ये जो नीचे वाला फोर्स है m एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये जो फोर्स है वो ये हो जाएगा माइनस m1 प्लस m2 इंटू जी। अब माइनस क्यों हुआ? क्योंकि ये नीचे की तरफ है, डायरेक्शन इसका अपोजिट है। तो हम नो डाउट यहाँ पर देखना कि हम माइनस नहीं कर रहे बेटा, यहाँ पर हम दो फोर्सेस को हम प्लस कर रहे हैं। मतलब ऐसा हो गया सिग्मा एफ इक्वल टू ma, मतलब n प्लस, अब यहाँ पर माइनस तो लगेगा ही लगेगा। क्यों माइनस लगेगा? क्योंकि डायरेक्शन नीचे है, फोर्स में हम डायरेक्शन भी कंसिडर करते हैं इसीलिए, एंड दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये चीज़ देखिए, तो ये 0 होगा तो ये जो है ब्रैकेट हटेगा, ये माइनस साइन यहाँ आ गया, तो ये माइनस साइन यहाँ आ गया। ठीक है, बेसिकली हम माइनस नहीं कर रहे हैं, हम प्लस कर रहे हैं ऑल द फोर्सेज। ठीक है, तो ऊपर वाला जो है वो पॉजिटिव लेंगे, नीचे वाले को हम नेगेटिव लेंगे, तो नीचे वाले को हमने नेगेटिव लिया। एंड F इक्वल टू, और जो हमारा फोर्स होगा, ये फोर्स क्या होगा? ये हो जाएगा m1 प्लस m इंटू ए होता है ना, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ये हो जाएगा फोर्स इक्वल टू m1 प्लस m2, मास की जगह m1 प्लस m2 और इंटू ए एक्सेलरेशन। क्लियर है बच्चे? ये वाला इतना पॉइंट क्लियर है? तुमको बताना जल्दी से, इतना पॉइंट क्लियर है? कंफर्म करो फटाफट, और इस फिगर को बनाओ। चलो अरे यार, इस फिगर को बनाओ दोनों को। अभिजीत, अनिट, जल्दी इस दोनों फिगर को बनाओ और इसको लिख लो, इसको बना लो। चलिए नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग। ऑन अप्लाइंग सिग्मा एफ ए इक्वल टू ma इन द कंपोनेंट फॉर्म टू द फ्री बॉडी डायग्राम
ऑफ M1 वी गेट। अब क्या है कि अभी तो हमने दोनों को कंबाइन करके लिया, अब हम दोनों को अलग अलग लेते हैं, तब क्या होगा, तब देखो पहले इसको यहाँ पर बना लेते हैं वही डायग्राम को, पीछे वाले को। दिस इज़ M1, ये कनेक्टेड है, M1 आगे वाला है कि पीछे वाला है भैया, ठीक है। M2 से ये हो गया टेंशन T, ये फोर्स F। अब देखो अब हम सिंगल सिंगल लेते हैं। अब हम सबसे पहले लेते हैं हम M1 को। तो M1 में क्या हो रहा है कि अगर हम M1 को कंसीडर करते हैं तो ये हमारा M1 हो गया, दिस इज़ M1 लिख देते हैं, है ना। तो M1 के अंदर इसमें ये जो लग रहा है नीचे की तरफ M1G, तो इसका जो ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन N1 लगेगा। तो N1 प्लस माइनस M1G, N1 प्लस माइनस M1G इक्वल टू 0। वर्टिकल में और कोई फोर्स नहीं है, ठीक है, तो 0 हो गया। तो ये हो गया हमारा, एक तो इक्वेशन आ गया N1 माइनस M1G इक्वल टू 0। सेकेंड जो है, ये जो है चूँकि रस्सी, इसको फोर्स का डायरेक्शन इधर है तो एक्सीलरेशन भी इसी डायरेक्शन में है, ठीक है, एक्सीलरेशन भी हमारा इसी डायरेक्शन में है। तो देखिए ऐसा है कि एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में है। अब यहाँ पर क्या है कि इसको जो है टेंशन T, ये रस्सी खींच रहा है, तो रस्सी का जो टेंशन है ये इसको खींच रहा है। तो हम कहेंगे क्या कि ये जो ब्लॉक मूव करेगा ड्यू टू दिस टेंशन T, ठीक है। कुछ तो इसमें बढ़ जाएगा ना, फोर्स F है तो इसको भी खींच रहा है, इसको भी खींच रहा है, तो कुछ फोर्स इसमें बढ़ जाएगा, कुछ फोर्स इसमें बढ़ जाएगा। तो जो इसमें बढ़ गया वो उसको कौन खींच रहा है, तो ये रस्सी खींच रहा है, ठीक है। तो टेंशन T का डायरेक्शन इधर, तो यहाँ पे आ गया T इज इक्वल टू M1 इंटू A, ठीक है। जैसे होता है ना फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो भैया यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है जो जिसकी वजह से ये वाला ब्लॉक M1 आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो यहाँ पे लग रहा है टेंशन फोर्स, रस्सी खींच रहा है ना इसको, और रस्सी एकदम तनाव है, टेंशन में एकदम सीधा है, स्ट्रेट है, ठीक है। तो T इक्वल टू M1 इंटू A, ये आ गया। अब जो है हमारा फ्री बॉडी डायग्राम बना। तो यहाँ से हम क्या निकाले, पहले यहाँ से देखिए क्या क्या निकला। तो यहाँ से हमारा निकला T इक्वल टू M1 इंटू A, है ना। तो A क्या है, व्हाट इज़ A? A यहाँ से निकलेगा आपका, A जो है यहाँ से निकलेगा, व्हाट इज़ A? तो A इज इक्वल टू F डिवाइड बाई M1 प्लस M2, ठीक है। तो टेंशन इज इक्वल टू M1 इंटू A था, तो A क्या हो गया, F डिवाइड बाई M1 प्लस M2, ये क्लियर है। अब यहाँ पे आ गया कि देखो अब क्या करेंगे, हम मास को एक तरफ ले लेंगे और फोर्स को हम एक तरफ ले लिए। तो टेंशन इज इक्वल टू M1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 इंटू F, है ना। उतना ही हिस्सा इसको मिलेगा, जैसे कि ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है देखो M1 और M2 दोनों को खींच रहा है ना, M1 और M2 दोनों को खींच रहा है, लेकिन इसको जो खींच रहा है उसको कितना पोर्शन खींच रहा है। जैसे मान लीजिए कि कोई ये है हमारे पास 15 kg का, और ये कनेक्टेड हो गया, ये है 10 kg का, और यहाँ से हम लगा रहे हैं 25 न्यूटन का फोर्स, है ना। 25 न्यूटन के फोर्स से हम दोनों को खींच रहे हैं, 10 kg और 15 kg को खींच रहे हैं, ठीक है, फोर्स लगा रहे हैं। तो ये जो 25 न्यूटन, ये दोनों का स्पीड तो एक ही होगा, ऐसा तो नहीं है कि ये तेज़ी से भागेगा, ये धीरे धीरे आएगा पीछे पीछे, ऐसा तो नहीं होगा। दोनों एक ही स्पीड से आएंगे या एक ही वेलोसिटी से आएंगे, आगे की तरफ मूव करेंगे, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे है ये जो 25 न्यूटन का फोर्स है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है, इसमें भी इसमें भी। तो जिसका जितना मास होगा उस मास के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसमें कितना लगा, 25 न्यूटन का, इसमें कितना पार्ट लग गया, तो इसमें लग गया आपका 15 डिवाइड बाई टोटल मास, टोटल कितना हो गया 15 प्लस 10 25 इंटू 25 न्यूटन, ठीक है। तो ये जो 25 है यहाँ पर लिख देते हैं 15 प्लस 10, ठीक है। तो ये इतना हिस्सा, ये जो हिस्सा, इतना हिस्सा इंटू फोर्स, टोटल फोर्स, ये जो है इसको खींच रहा है। तो इसको कितने हिस्से से खींचेगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 10 डिवाइड बाई 15 प्लस 10 इंटू 25 न्यूटन। इस फोर्स का, इस 25 न्यूटन फोर्स, 25 न्यूटन फोर्स को का इतना पार्ट जो अभी हमने दिखाया, उतना पार्ट उसको, इस वाले हिस्से को खींच रहा है, बाकी का पार्ट इस हिस्से को खींच रहा है। तो वही सेम चीज़। तो ये जो टेंशन है खींच रहा है ये M1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 इंटू F। अप्लाइंग सिग्मा F इक्वल टू MA वंस अगेन टू द फ्री बॉडी डायग्राम फॉर ऑफ M2। अब M2 में लगाना है एंड सी वेदर यू कैन गेट द सेम एक्सप्रेशन फॉर A एंड T। हम देखो M2 में लगाना है, ठीक है जी। अभी ये M2 में लगाना है, तो M2 का डायग्राम बना हुआ है। अब M2 में क्या क्या हो रहा है, देखिए M2 में क्या क्या हो रहा है इसको समझिए।
M2 के अंदर फोर्स F इधर की तरफ लग रहा है, लेकिन रस्सी जो है इधर से बंधा हुआ है, इधर बंधा हुआ है, तो टेंशन T इधर की तरफ लग रहा है, टेंशन T उधर की तरफ लग रहा है ना भैया। कोई चीज़ पीछे है तो खींच रहा है ना उसको। जैसे कि मान लो कि यहाँ पर है, इसको सीधा सीधा है, इसको खींच के ले जाते तो आराम से ले जाते, लेकिन ये पीछे से बांध दिया है, तो बांध दिया तो मतलब इधर की तरफ फोर्स लग रहा है ना, टेंशन फोर्स इधर की तरफ लग रहा है इस M2 के केस में, ठीक है, उसको रोक रहा है ना। तो टेंशन T इधर की तरफ लग रहा है। अब इसका जो है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी M×G, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेट नीचे की तरफ लग रहा है, तो M2G नीचे की तरफ लग रहा है, और नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, ऊपर की तरफ लग रहा है। तो ये आ गया नॉर्मल रिएक्शन N2 M2G। अब हम सबको बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो अब हम बैलेंस करेंगे तो हम क्या पाते हैं, देखो बैलेंस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा ये दोनों तो हो गया N2 प्लस माइनस M2G इक्वल टू 0। तो कह लीजिए कि N2 माइनस M2G इक्वल टू 0। अभी इधर वाले को करते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो ये आ गया हमारा F माइनस T, ठीक है। नेट किस फोर्स से ये आगे की तरफ बढ़ेगा, ये किस फोर्स से आगे की तरफ बढ़ेगा, पूरा का पूरा फोर्स इसके ऊपर नहीं लग रहा था केवल, ठीक है, पूरा का पूरा फोर्स F इसके ऊपर केवल नहीं लग रहा है, इसके ऊपर भी लग रहा है। तो इसके ऊपर क्या लग रहा है, F माइनस T, तो इसके ऊपर लग रहा है F माइनस T, एंड दिस इज इक्वल टू M2 इंटू A, M2 इंटू A, ठीक है। उसी एक्सेलरेशन से आगे बढ़ेगा ना जो नेट फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा। तो अब देखिए ये सारा इक्वेशन आ गया बच्चे। अब क्या करेंगे, हम इसमें वैल्यूज डाल दो, तो यहाँ पर T की वैल्यू ये वाली उठा के डाल दो, तो ये हो गया F माइनस M1 प्लस M2 इंटू F इज इक्वल टू M2 इंटू A। सो दिस इम्प्लाइज, यहाँ से A आ गया, F कॉमन हो जाएगा हमारा, ये आ गया 1 माइनस M1 प्लस M2 इज इक्वल टू M2A, ठीक है। सो यहाँ से आ गया हमारा F M1 प्लस M2 माइनस M1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2, एंड दिस इज इक्वल टू M2A। अब देखो M1 प्लस M1 और माइनस M1 कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा, तो यहाँ पर बचा F इंटू M2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 इज इक्वल टू M2A, है ना। तो M2 कैंसिल, तो A का क्या आ गया, A इज इक्वल टू F डिवाइड बाई M1 प्लस M2, सेम एक्सप्रेशन आ गया, है ना, सेम आ गया एक्सप्रेशन। तो वही चीज़ है कि अलग अलग नहीं आएगा। फ्री बॉडी डायग्राम हमने पहले कंबाइन किया, फिर अलग अलग निकाला, तो हमारा सेम आया एक्सप्रेशन। क्लियर है बच्चे, ये वाला कि सेम आया एक्सप्रेशन, अलग नहीं आएगा। एक्सेलरेशन जो है यही आएगा, F डिवाइड बाई M1 प्लस M2। चलो एग्जाम्पल 3.9, two masses M1 and M2, M1 is greater than M2, are connected at the two ends of a light inextensible string that passes over a light frictionless fixed pulley। अब इसका क्या मतलब है कि देखो टू मासेज M1 एंड M2, तो ये दो मास है, M1 है और ये M2 है, ठीक है। तो ये रस्सी से बंधा हुआ है, और रस्सी कैसा है, इनएक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल का मतलब क्या है कि भैया जैसे देखते हो ना रबर की तरह कोई रस्सी होता है, खींचेंगे तो लंबा हो जाएगा, तो ये रस्सी इनएक्सटेंसिबल है, लंबा नहीं होगा, ठीक है। दैट पासेज ओवर लाइट फ्रिक्शनलेस फिक्स्ड पुली, अब ये पुली है, ठीक है, तो इतना हल्का है कि ये कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं लगा रहा है, ठीक है। लिख रहा है लाइट फ्रिक्शनलेस फिक्स्ड पुली, ऐसा रियल में होता नहीं है बट मान लीजिए, ठीक है, फिजिक्स तो मान लेने के ऊपर ही है। ये लेट अस एज्यूम, तो एज्यूम कर लिया हमने कि भैया नील फ्रिक्शन लग रहा है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द मासेज एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग कनेक्टिंग देम विद द मासेज व्हेन द मासेज आर रिलीज्ड। अब क्या है कि अब ये मास, ये छोटा है, ये बड़ा है ना, M1 इज़ ग्रेटर देन M2। अब क्या है कि इसमें इसको लटका के रखे हुए थे हम लोग, अब ऐसे पकड़ के रखे हुए हैं दोनों को, ठीक है, ये देखो ऐसे और ऐसे पकड़ के, एक हल्का है एक भारी है, ऊपर लटका हुआ है ना। और कह रहा है क्या कि जब मास को छोड़ दीजिएगा, रिलीज कर दीजिएगा ऐसे, तो बताइए कि एक्सीलरेशन किधर होगा, कौन नीचे आएगा,
कौन ऊपर जाएगा और नीचे आएगा तो किस एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, ऊपर जाएगा तो किस एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, तो सेम होगा, एक्सेलरेशन तो सेम होगा, जिस एक्सेलरेशन से ये नीचे आएगा है ना उसी एक्सेलरेशन से ये ऊपर आएगा, रस्सी तो सेम ही है ना, एक्सेलरेशन में कोई कमी नहीं आएगी, सेम होगा। देखो फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द मासेस, ठीक है, मासेस का एक्सेलरेशन सेम होगा, केवल डायरेक्शन अपोजिट होगा। अब डायरेक्शन अपोजिट हो गया तो एक्सेलरेशन डिफरेंट हो गया, ये नीचे आ रहा है ना, ये ऊपर जा रहा है। एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, और इस स्ट्रिंग में टेंशन भी निकालना है हमको। व्हेन द मासेस आर रिलीज्ड, जब छोड़ देते हैं, तो अभी तो पकड़ के रखे हुए हैं, जब छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा कि भैया ये फट से ना नीचे आएगा, ये फट से ऊपर जाएगा। चलो अब इसको समझो। सॉल्यूशन देखिए, लेट ए बी द एक्सेलरेशन ऑफ मास m1 डाउनवर्ड, ये जो है ये तो पक्का है ना कि m1 जो है वो डाउनवर्ड की तरफ आएगा, m1 ऊपर जाएगा ही नहीं, m1 नीचे आएगा, ये नीचे आएगा, भारी है तो नीचे आएगा, ये हल्का है तो ऊपर जाएगा। द एक्सेलरेशन ऑफ मास m2 विल ऑल्सो बी अ ओनली बट अपवर्ड, तो जो m2 का एक्सेलरेशन है ये भी सेम होगा, लेकिन ये अपवर्ड की तरफ होगा। अब y लिखा है, बता तो दिए, हल्का है भैया, ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये भारी है, ये नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, जिस स्पीड से जिस एक्सेलरेशन से ये नीचे आएगा उसी एक्सेलरेशन से ये ऊपर जाएगा। लेट टी बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग कनेक्टिंग द टू मासेज, अब दोनों मास के बीच में, जैसे इस रस्सी से जिस रस्सी से कनेक्ट है ये दोनों, इस रस्सी का जो टेंशन है वो टी है, एकदम टाइट हो जाएगा ना, तो वही समझ लीजिए कि टाइट हो गया तो टेंशन हो गया, वो टेंशन में आ गया तो टेंशन टी है। ऑन अप्लाइंग सिग्मा एफ इक्वल टू MA टू M1 एंड M2 वी गेट, अब सिग्मा एफ इक्वल टू MA लगाइए M1 और M2 पे, तो हमको क्या मिलता है। तो अब यहाँ पर देखना बेटा कि ये जो M1 है इस पर क्या क्या फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो हमारा M1 का वेट जो है नीचे की तरफ लग रहा है, वेट जो है नीचे की तरफ लग रहा है, तो इसमें क्या लगेगा, M1 इंटू जी, है ना, तो इसी वेट की वजह से, इसी फोर्स की वजह से, ये अपने वेट वाले फोर्स की वजह से ही ये नीचे की तरफ आ रहा है, एक्सीलरेशन है, ठीक है। लेकिन अब ये तो केवल फ्री बॉडी तो है नहीं, ये क्या है कि ये ऐसा बॉडी है जिसमें ये भी कनेक्टेड है, तो ये रस्सी से बांधा हुआ है, तो ये जैसे ही नीचे आना चालू हुआ ये ऊपर की तरफ खींच दिया, ये रस्सी इसको ऊपर की तरफ टेंशन दिया कि भैया हम भी हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि जो नेट फोर्स हो जाएगा ये हो जाएगा F माइनस टी, एंड दिस इज इक्वल टू M1 इंटू ए, तो नेट फोर्स से ये नीचे की तरफ आएगा, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, तो F माइनस F माइनस टी, तो F क्या है M1 G माइनस टी है टेंशन इन द स्ट्रिंग, और इज इक्वल टू M1 ए। क्लियर। अब यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट, ये वाले चीज़ को देखो, M2 के पास आते हैं, T ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब इसको ऊपर कौन लेके जा रहा है, इसको ऊपर कौन लेके जा रहा है, ये टेंशन, और इसको नीचे कौन खींच रहा है, इसका वेट, तो M2G से ये नीचे आ रहा है और टेंशन इसको ऊपर खींच रहा है, लेकिन नेट जो है टेंशन ज़्यादा है तो ये ऊपर जा रहा है, तो T माइनस M2G इज इक्वल टू M2A, ठीक है, इसका ये एक्सेलरेशन हो गया। क्लियर है बच्चे लोग, जल्दी बोलो, ये क्लियर है कि कौन क्या जा रहा है, कैसे जा रहा है। चलिए अब क्या है, ऑन सॉल्विंग इक्वेशंस 1 and 2 फॉर A एंड T वी गेट, अब इसको इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमको एक्सेलरेशन A क्या मिलेगा और T क्या मिलता है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमारा जो मिलेगा A और T क्या मिलता है। अब यहाँ से देखो तो हमारे पास अगर हम इसको देखें, सो दिस इम्प्लाइज T इज इक्वल टू M1G माइनस M1A, T को एक तरफ कर दिए, और यहाँ से देखें तो T इज इक्वल टू M2A माइनस M प्लस M2G, ठीक है, ये रहा। तो अब दोनों T के वैल्यू के बराबर है, तो हम कह देंगे ना कि M1G माइनस M1A इज इक्वल टू M2A प्लस M2G होगा। अब यहाँ देखो, क्लियर है, ये होगा। अब यहाँ से देखिए, अब A वाले टर्म को एक तरफ, G वाले टर्म को एक तरफ कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा M1G माइनस M2G इज इक्वल टू M1A प्लस M2A। So this implies
m1 माइनस m2 g इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू ए। कॉमन ले लिए ना, यहाँ से g कॉमन ले लिए, यहाँ से g कॉमन ले लिए, यहाँ से a कॉमन ले लिए, तो a क्या हो जाएगा, व्हाट इज़ a? सो दिस इम्प्लाइज a इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 और इंटू g। ये आ गया, ठीक है, ये आ गया, यही सेम आ गया। क्लियर है बच्चे लोग? ये डिराइव हो गया हमारा। अब देखो नेक्स्ट, अब हमको निकालना है टेंशन। तो टेंशन के लिए हम क्या करेंगे, इसमें a का वैल्यू डाल दो, या फिर यहाँ से निकालना है तो इसमें a का वैल्यू डाल दो, ये वाली वैल्यू डाल दो उठा करके, तो हमारा t निकल के आ जाएगा। तो t इक्वल टू 2m1, ये तुम्हारे लिए असाइनमेंट है ना, करके देखना है तुमको खुद कि इसमें टेंशन निकालने के लिए या तो हम इस वाले इक्वेशन में a की वैल्यू ये वाली उठा के डाल दें, या फिर इस वाले इक्वेशन में a की वैल्यू हम ये वाली उठा के डाल दें सेम, तो फिर हमारा टेंशन ये निकल के आएगा। एट दिस स्टेज यू कैन चेक द प्रेडिक्शन ऑफ द रिजल्ट दस ऑब्टेन फॉर द एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल दैट इज m1 एंड m2। अब इस स्टेज पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि चेक कर सकते हैं कि भैया जो हमारा एक्सट्रीम होगा m1 m2 एक्सट्रीम होगा तब क्या होगा। एक्सट्रीम का मतलब कि अगर m1 बहुत हल्का है m2 भारी है, या फिर m2 बहुत हल्का है m1 भारी है, तब क्या होगा, या फिर दोनों का बराबर है तब क्या होगा। तो देखो आइदर टेक m1 इक्वल टू m2। अब यहाँ पर m1 इक्वल टू m2 हम ले लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा 0, m1 इक्वल टू m2 कर लेते हैं तो दोनों बराबर हो गया, है ना जी। 10 माइनस 10 क्या होता है, 0, दोनों बराबर हो गया। तो अगर 0 हो गया तो एक्सीलरेशन 0। सीधी सी बात है भैया, कि अगर दोनों हम एक ही तरह का चीज़, यहाँ से भी हम 20 kg लटका रखे हैं, यहाँ से भी हम 20 kg लटका रखे हैं, तो कभी वो नीचे आएगा ही नहीं, ना कोई उसमें से नीचे आएगा ना कोई ऊपर जाएगा, ठीक है। तो एक्सीलरेशन इज 0। अब यहाँ से बहुत हल्का लटका रखे हैं और यहाँ पर बहुत हेवी है, ठीक है, तो बहुत तेज़ी से नीचे आएगा, ये बहुत तेज़ी से नीचे आएगा, ठीक है, बहुत तेज़ी से नीचे आएगा, और ये बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा, ठीक। एक्सट्रीम वैल्यूज़ ऑफ a एंड t। तो a एंड t की एक्सट्रीम वैल्यूज़, ये वाली जो हमारा a निकल के आया, ये हमारा t निकल के आया। फॉर द एक्सट्रीम वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल दैट इज़ m1 एंड m2 आइदर टेक m1 इक्वल टू m2। तो एक्सट्रीम वैल्यूज़ के लिए हमने क्या किया, एक्सट्रीम वैल्यूज़ ऑफ एक्सीलरेशन एंड टेंशन निकालना। तो एक्सट्रीम वैल्यू क्या हो जाएगा, ये एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा। 0 के लिए क्या होगा, m1 इक्वल टू m2 ले लिए हम। तो जब हम m1 इक्वल टू m2 ले लेंगे तो ये जो एक्सेलरेशन है वो ब्लॉक कहीं नहीं मूव करेगा, वो लटका हुआ रहेगा, ऐसे लटका हुआ रहेगा, ठीक है, वो लटका हुआ रहेगा, दोनों का दोनों लटका हुआ रहेगा। सेम मास जैसे 5-5 kg का चीज़ लटका दिए तो दोनों लटका हुआ रहेगा, ठीक है, कोई दोनों में चेंजेस नहीं आएगा, ना कोई नीचे जाएगा ना कोई ऊपर आएगा। अब जैसे है कि m1 इक्वल टू m2 कर दिए तो टेंशन क्या हो जाएगा, 2 m1 इसमें कर दो, m1 इक्वल टू m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m1 इंटू a। तो अब यहाँ देखो दिस इज इक्वल टू 2m1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2m1। तो ये m1 स्क्वायर यहाँ से कट गया, ठीक है, 2 यहाँ से 2 कट गया और यहाँ से m1 कट गया इंटू a। तो यहाँ आ गया टेंशन इक्वल टू m1 इंटू a, ठीक है। तो ये हमारा टेंशन हो जाएगा एक्सट्रीम वैल्यू, ठीक है। क्लियर है बच्चे कि m1 इक्वल टू m2 ले लीजिए, या फिर m1 इज़ मच मोर ग्रेटर देन m2 ले लीजिए, तो हमारा एक्सट्रीम वैल्यू निकल जाएगा। मतलब एक को हमने एक तो हमने कह दिया कि भैया बराबर है, तो बराबर है तो एक्सेलरेशन 0 आ जाएगा, तो टेंशन ये आ जाएगा। दूसरा क्या है कि m1 इज़ मच मोर ग्रेटर देन m2, बहुत बड़ा, ये 0 के बराबर है, ठीक है। इसको ऐसे समझो, ये जो है 10 kg का है और एक ये जो है छोटा सा 1 ग्राम का है, तो ना के बराबर है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा। फिर इस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू 10 kg माइनस ना के बराबर तो -0 डिवाइड बाई 10 kg और प्लस 0 ना के बराबर इंटू जी। तो ये 10 kg कट गया, तो एक्सेलरेशन a इक्वल टू g। तो ये दो वैल्यूज़ आ गई, एक तो होगा 0, दूसरा एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी एक्सट्रीम वैल्यू, वो होगी g के बराबर, ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बहुत तेज़ी से, ठीक है। उसी तरीके से t का भी 2 वैल्यू आएगा। क्लियर है बच्चे लोग, बोलो। सोनू, अभिजीत, सिमरन,
एग्जाम्पल 3.10 को देखिए, अ ट्रॉली ऑफ मास m इक्वल टू 10 kg इज कनेक्टेड टू ए ब्लॉक ऑफ मास m इक्वल टू 2 kg। तो ये ट्रॉली है, इसका मास कैपिटल M इज इक्वल टू 10 kg है, ये लटका हुआ है इधर से, ठीक है, ये लटका हुआ है, यहाँ पुली है, ठीक है। पता ही है कि पुली कैसा होता है, लाइट फ्रिक्शनलेस पुली, और ये जो रस्सी होता है वो कैसा होता है, इनएक्सटेंसिबल, मतलब उसमें कोई खिंचाव नहीं होगा, इलास्टिसिटी नहीं होगा। ये हमेशा जब यहाँ भी मैकेनिक्स की हम प्रॉब्लम करेंगे तो इसमें ये चीज़ रहेगा। विद द हेल्प ऑफ मास लेस, देख रहे हो ना कि इसका कोई वजन नहीं है, इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, ऐसा कहीं होता है कि रस्सी का वजन ना हो, मास लेस इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, तो लेकिन एज्यूमसन है, नहीं एज्यूम करेंगे तो इसका भी तो वजन आ जाएगा, जोड़ना पड़ जाएगा, फिर कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगा। पासिंग ओवर अ लाइट फ्रिक्शनलेस पुली एज शोन इन फिगर 3.12a, ठीक है, ये लाइट फ्रिक्शनलेस पुली है, और ये जो है फिगर हमारा 3.12a है। द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ट्रॉली एंड द सरफेस म्यू के इज इक्वल टू 0.02। अब इसके बीच में जो चूँकि ये चल रहा है तो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दिया है 0.02। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रॉली एंड सेकंड करना है टेंशन इन द स्ट्रिंग फाइंड करना है, ठीक है। तो इस बार हमारा एक्सेलरेशन दिया हुआ है, यहाँ ये दिस इज इक्वल टू 10 kg और म्यू के इज इक्वल टू 0.02, ये वाला जो हो गया हमारा 2 kg का है, ठीक है। तो देखो ये तो चूँकि फ्रीली कनेक्टेड है, मतलब कोई और फोर्स नहीं लग रहा है, तो इसको जो आगे की तरफ मूव कराएगा वो कौन कराएगा, इसका जो फोर्स है नीचे की तरफ जो लगेगा, इसका वेट स्मॉल mg इसको मूव कराएगा, जो भी कराना है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, एक तो इसका बनाएंगे और एक इसका बनाएंगे। तो इसको जो नीचे मूव कराएगा तो नीचे की तरफ फोर्स लगा हमारा mg, ठीक है, mg फोर्स, यहाँ ध्यान देना क्या क्या फोर्स लगेगा, इस वाले m छोटे वाले m में नीचे की तरफ लगेगा हमारा 2g, क्यों, क्योंकि m की वैल्यू 2 kg है, तो 2g लग गया नीचे की तरफ, ठीक है। जो हमारा ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ ये रस्सी खींच रहा है तो ऊपर की तरफ टेंशन T लगेगा, है ना। तो नेट फोर्स किस फोर्स से ये नीचे आ रहा है, भैया नीचे तो आ जाना चाहिए था कि F इक्वल टू 2g हो जाना चाहिए था, या F इक्वल टू mg, है ना, या कह दें कि ma, तो यहाँ mm काट लें, a इक्वल टू g होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ ऊपर से लटका हुआ है, ये इसको खींच रहा है, ठीक है, ऊपर से लटका हुआ है, g से नहीं आ रहा है, g एक्सेलरेशन से नीचे नहीं आ रहा है, तो फिर किससे आ रहा है, तो ये जो है हमारा 2mg से नीचे आना चाहिए था, लेकिन हमारा जो टेंशन है T ऊपर की तरफ खींच रहा है, एंड दिस इज इक्वल टू ma, ये रहा हमारा एक्सेलरेशन। मान लीजिए कि नीचे की तरफ आ रहा है, तो नीचे की तरफ आ रहा है, तो नीचे की तरफ आने के लिए नेट फोर्स तो लग रहा है ना, तो हमारा नेट फोर्स क्या होगा, एक तो इसको नीचे की तरफ खींच रहा है ये वेट इसका, और दूसरा जो है ये टेंशन, रस्सी का टेंशन ये ऊपर इसमें बांधा हुआ है ना, ये ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है। तो mg माइनस टी इक्वल टू ma, ये रहा ma, तो ये आ गया हमारा इसका इक्वेशन, ठीक है। अब जो है हम इसका इक्वेशन निकालते हैं ट्रॉली का, तो ट्रॉली का जो एक तो हो गया कैपिटल mg नीचे की तरफ, इसका नॉर्मल रिएक्शन Fn ऊपर की तरफ, ठीक है, Fn ऊपर की तरफ, ये mg नीचे की तरफ, यहाँ टेंशन की वजह से, इस रस्सी के टेंशन की वजह से ये आगे की तरफ खींचा जा रहा है, और यहाँ फ्रिक्शन जो है वो हमेशा अपोज करेगा मोशन को, तो ये आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो ये फ्रिक्शन हमारा पीछे की तरफ लगेगा, F के काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे की तरफ, ठीक है। अब इसको हम बैलेंस करते हैं, तो यहाँ पर देखो ये ऊपर में तो कोई मोशन है नहीं, तो इट मीन्स कि Fn इक्वल टू mg, Fn नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू कैपिटल M इंटू जी, ये तो हो गया। अब जो है ये वाला जो है फोर्स, अब ये आगे बढ़ रहा है, इट मीन्स कि टेंशन इसको आगे की तरफ खींच रहा है, ये जो है टेंशन इसको आगे की तरफ खींच रहा है, इसी फोर्स से आगे बढ़ रहा है ना, लेकिन फ्रिक्शन इसको पीछे की तरफ खींच रहा है, तो नेट क्या हो गया, ये टेंशन माइनस फ्रिक्शन एफ के, एंड दिस इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू ए, एक्सेलरेशन है, क्योंकि जिस एक्सेलरेशन से ये नीचे आ रहा है सेम एक्सेलरेशन से ये आगे की तरफ बढ़ेगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा, इसका डायरेक्शन एक्सेलरेशन का इधर है, इसका डायरेक्शन एक्सेलरेशन का नीचे की तरफ है, ठीक है। चलिए तब जो है हमारे पास इक्वेशन आ गया, क्या क्या आ गया, एफ के, तो एफ के हम कैसे निकालेंगे, सो एफ के इज इक्वल टू, ये हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज टी माइनस ये हो जाएगा μ के mg इज इक्वल टू ma, है ना,
एफ के इज इक्वल टू, हम जानते हैं ना कि फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है म्यू के, और नॉर्मल रिएक्शन हो गया एम जी, तो ये एम जी। क्लियर है बच्चे, बोलो। और चलो क्लियर। चलिए ठीक है ना। तो ये आ गया हमारा सारे इक्वेशंस आ गए, ठीक 1 2। अब देखो, अब जो है हमारे पास इक्वेशन 1 2 क्या आ गया, लिख लेते हैं इसको नोट डाउन करो। टी माइनस म्यू के एम जी इक्वल टू एम ए, टी माइनस म्यू के एम जी इक्वल टू एम ए, टी माइनस म्यू के कैपिटल एम जी इक्वल टू कैपिटल एम ए। एक तो ये इक्वेशन 1, और दूसरा इक्वेशन है हमारे पास सेकेंड, एम जी माइनस टी इक्वल टू स्मॉल एम ए, एम जी माइनस टी इज इक्वल टू स्मॉल एम ए, 2 नंबर है ना। अब दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देते हैं, तो दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देते हैं, टी टी कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास बचेगा एम जी माइनस म्यू के एम जी इज इक्वल टू एम ए प्लस एम ए। तो ये कह लीजिए कि m प्लस एम ए है ना। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम जी माइनस म्यू के एम जी डिवाइड बाई एम प्लस एम, ये वाला आ गया, ठीक है। इसको हम डिवाइड कर देंगे ना इससे, नीचे से, ठीक है। तो अब सब वैल्यूज़ दिया हुआ है, स्मॉल m का 2 है, कैपिटल M का 10 है, म्यू के का 0.02 है, तो सारी वैल्यूज़ डाल दो। हमारा एक्सेलरेशन आ गया 1.47 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमको टेंशन निकालना है, तो टेंशन जो है यहाँ पर वैल्यू डाल दो, टेंशन निकल के आ जाएगा, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 2 टेंशन T इक्वल टू एम जी माइनस एम ए, तो ये हो गया एम जी माइनस ए, तो 2 kg, स्मॉल m इज़ 2 kg, जी की वैल्यू 9.8, ए की वैल्यू 1.47, ये आ गया 2 kg इंटू 8.33, ये आ गया टेंशन T इक्वल टू 16.66 न्यूटन, ठीक है। तो करने से आएगा ये बेटा। क्लियर है बच्चे लोग। चलो अब जो है, ठीक है, ये ख़त्म हो गया ये जो चैप्टर है इसका। अब आपको करना है बेटा इन टेक्स्ट क्वेश्चंस 3.4, ठीक है। ये जो है कर लेना, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। इसके बाद थोड़ा सा और पॉइंट बचा हुआ है, वो क्या नाम है, इनर्शियल फ्रेम वाला, देखते हैं उसको भी। तो ये जो है इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, ये करना है, ठीक है। ये देख लीजिए, ये बना हुआ है, ये क्वेश्चन है, ये उसका आंसर है, ठीक है। इसको, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, ये सब करना है। क्वेश्चन नंबर 1 2 इन टेक्स्ट क्वेश्चन 3.4 करना है, ये होमवर्क है। चलिए अब देखते हैं हम लोग इनर्शियल, ठीक है, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो हम लोग एक अब आइडिया लेते हैं कि इनर्शियल या नॉन इनर्शियल फ्रेम जो है वो क्या होता है, ठीक है। बेसिक आइडिया लेते हैं, एलिमेंट्री आइडिया मतलब बेसिक आइडिया लेते हैं। When it comes to motions in 2 and 3 dimensions, we have to use a set of reference lines to specify the position of a point in space. This set of lines is called frame of reference. तो देखो, जब हम मोशन की बात करते हैं 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन में, तो हमको क्या करना होता है कि कुछ हमको रेफरेंस पॉइंट्स लेने होते हैं, ठीक है जी। रेफरेंस पॉइंट्स या रेफरेंस लाइन लेना होता है। तो हम उन रेफरेंस पॉइंट को या रेफरेंस पॉइंट तो नहीं, रेफरेंस लाइन को हम क्या कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे कि मान लो कि अगर हम बैठे हुए हैं, हम यहाँ पर कहीं रोड पे खड़े हैं और रोड से एक कार गुजरी, ठीक है। तो हमें क्या दिखेगा कि जो कार के अंदर आदमी बैठा हुआ है वो किसी जो कार की स्पीड है उस कार की स्पीड से वो चल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मान के चलो कि जब हम, कई बार ऐसा होता है कि हम ट्रेन के अंदर होते हैं और ट्रेन जो है, हमारा वाला ट्रेन न चल के बगल वाला ट्रेन चल देता है और हमको लगता है कि हमारा ट्रेन चला,
होता है कई बार ऐसा फील की, जो बैठे होंगे तो देखे होंगे कि बगल वाला ट्रेन चलता है लेकिन लगा हमको कि हमारा ट्रेन चला, तो हम अपने आप को क्या फील करते हैं कि भैया हमारा ट्रेन चला, ठीक है। तो हमको दिखता है कि हम आगे बढ़ गए और पीछे वाला रुका हुआ है, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है कि पीछे वाला जो है आगे बढ़ रहा है, वो रुका हुआ नहीं, हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, पीछे वाला अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है और हम बैठे हुए हैं वहीं पर। एक्चुअल में ये होता है। तो वही चीज़ कहा गया कि भैया हम किस नज़रिए से देख रहे हैं, नज़रिए पर डिपेंड करता है भैया देखने का नज़रिया। तो उसी को कहते हैं भैया हम कहाँ से देख रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर वो फ्रेम रुका हुआ है, मतलब जैसे कि मान लीजिए कि हम देख रहे हैं और वो हम आपस में हम ट्रेन में बैठे हुए हैं, बेटा एक और कोई बैठा हुआ है व्यक्ति, ठीक है, ये वाला बैठा हुआ है, कहाँ गया, ये बैटमैन बैठा हुआ है, हम और ये बैटमैन दोनों लोग बैठे हुए हैं, मैं और बैटमैन, ठीक है जी, बैठे हुए हैं। तो हम लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, तो हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है दैट इज़ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। ना तो हम मूव कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू दिस वन, ना तो ये मूव कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू मी। लेकिन अगर कोई बाहर बैठा हुआ है, देखो आपका कंडीशन देखो, बाहर प्लेटफॉर्म पे बैठा हुआ है, ठीक है, बाहर प्लेटफॉर्म पे बैठा हुआ है, ट्रेन जो है एक नॉर्मल स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से चल रही है और ये भी अंदर में चल रहा है, तब इसके मोशन को कैसे डिस्क्राइब करोगे? तो ये हो गया नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये आदमी बाहर बैठा हुआ है, हम मोशन किसका ले रहे हैं, इसका ले रहे हैं, और ये कहाँ है, तो ये ट्रेन के अंदर, और ट्रेन भी चल रही है, ये भी चल रहा है, ठीक है। तो जो हमारा बॉडी है वो बॉडी चल रहा है और इस बॉडी के अंदर ये भी चल रहा है, तो हमें इस बॉडी को कंसिडर करना है। तो दैट इज़ हम कहेंगे ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है दैट इज़ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अभी डिटेल में फिजिक्स की भाषा में अभी समझेंगे, बुकिश लैंग्वेज में, बट ऐसे आम भाषा में ये समझ लो, ठीक है, कि हम प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं बेटा, ये बैठा हुआ है ट्रेन में, ये भी बैठा हुआ है, ट्रेन चल रही है, तो हम बता पाएंगे ना कि इसकी स्पीड क्या है, जो ट्रेन की स्पीड होगी। लेकिन हम बैठे हुए हैं प्लेटफॉर्म पे, ये बैठा हुआ है, ये जो है ट्रेन चल रही है और ट्रेन के अंदर दौड़ रहा है, तो हम इसके मोशन को डिस्क्राइब कर पाना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आ जाएगा नॉन इनर्शियल फ्रेम का, है ना। चलिए, तो अब देखेंगे, आप फिजिक्स की लैंग्वेज में समझिए, बेसिक समझ गए मोटा मोटा। तो ये जो है हमारा जो पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए जिस सेट ऑफ लाइन से, जैसे कहाँ से देख रहे हैं हम, उसे कहते हैं हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर ए बॉक्स लाइंग ऑन ए रेलवे प्लेटफॉर्म। तो कंसिडर करो कि एक बक्सा जो है रेलवे प्लेटफॉर्म पर रखा हुआ है। अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म विल से दैट द बॉक्स इज एट रेस्ट। अब एक आदमी प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, जैसे तुम ही गए प्लेटफॉर्म पे, देख रहे हो कि यार एक बक्सा रखा हुआ है। देखना कि जो वो है टीटी लोग का बक्सा होता है या ट्रेन गार्ड का जो बक्सा होता है वो रखा रहता है, वो बक्सा अपना लेकर के जाता है, उसमें सामान वामान रहता है, रखा रहता है। स्टेशन में बहुत सारा बक्सा दिखेगा, बड़े बड़े स्टेशन पे ज़्यादा दिखेगा, छोटे स्टेशन पे ना मात्र के बराबर दिखेगा। तो बक्सा दिखा तो तुमको क्या लगेगा, ये बक्सा जो है रेस्ट पे है। अ पर्सन इन अ ट्रेन मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v विल से दैट द बॉक्स इज मूविंग विथ वेलोसिटी -v। अब वहीं पर ट्रेन में एक आदमी में जो है ट्रेन पास से गुजरी और यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से चल रही है, तो उस ट्रेन में आदमी बैठा हुआ है, ठीक है, और उसको लग रहा है क्या कि हम भैया हम तो बैठे हुए हैं, ये जो प्लेटफॉर्म उल्टा चल रहा है, ठीक है, तो बक्सा जो है उल्टा डायरेक्शन में जा रहा है, इधर जा रहा है, हम नहीं जा रहे हैं, बक्सा जा रहा है इधर। तो बक्सा किस डायरेक्शन में जा रहा है, बॉक्स वेलोसिटी v है, डायरेक्शन वेलोसिटी v है, लेकिन डायरेक्शन इज निगेटिव, वेलोसिटी v डायरेक्शन निगेटिव, है ना। तो इफ़ द फ्रेम इज स्टेशनरी और मूविंग विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट अंडर स्टडी अनदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देन इन दिस फ्रेम लॉ ऑफ इनर्शिया होल्ड्स गुड। तो अगर कोई हमारा वो है, जिस नज़रिए से हम देख रहे हैं, जहाँ से हम देख रहे हैं, वो एक तो वो फ्रेम हो गया, ठीक है, हम प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, हम देख रहे हैं, ठीक है जी, हम स्टेशनरी हैं तो हम देख रहे हैं। तो ये जो हमारा फ्रेम ऑफ इनर्शिया कैसा है, वो है हमारा इनर्शियल फ्रेम। इनर्शिया एट रेस्ट में होगा, इनर्शिया का मतलब क्या हो गया, एट रेस्ट में होगा या फिर इन कॉन्स्ट वो होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे होगा, ठीक है, एट रेस्ट पे होगा या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे होगा। तो हम एट रेस्ट पे हैं, प्लेटफॉर्म पे हैं, एट रेस्ट पे हैं, किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आई एम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फिर दूसरा कि हम मान लो कि बेटा ट्रेन में बैठे हैं और ट्रेन कैसे मूव कर रहा है, ट्रेन मूव कर रहा है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v, और वहाँ से हम किसी चीज़ को देख रहे हैं, ठीक है, तो देन अगेन आई एम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो इनर्शियल फ्रेम कब कब होगा, जो इनर्शिया वाला डिफिनीशन है वो उठा के यहाँ चिप दो कि अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा,
या फिर एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है, यूनिफॉर्म स्पीड में है, तब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। ठीक है। इफ़ द ऑब्जर्वर्स फ्रेम इज एक्सेलरेटिंग, ठीक है, वही अगर ट्रेन मान लो कि स्पीड पकड़ रहा है, तो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, और वहाँ से हम देख रहे हैं, तो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा दैट इज़ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वहाँ पर इनर्शिया का जो लॉ है वो वैलिड नहीं होगा। इफ़ द फ्रेम ऑब्जर्वर्स फ्रेम इज एक्सेलरेटिंग देन वी कॉल इट नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है। तो जहाँ से हम देख रहे हैं अगर वो चीज़ एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या है, इनर्शिया वाला तो उस पर लगेगा ही नहीं, क्योंकि एक्सेलरेट कर रहा है। इनर्शिया दो ही चीज़ पे हमको लगाना है, एक तो या तो रेस्ट पे हो या फिर इन मोशन हो विथ कांस्टेंट या यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे हो। क्लियर है बच्चे? बताओगे फटाफट, क्लियर है ये चीज़ कि इनर्शियल फ्रेम कौन सा होगा? जो फ्रेम रुका हुआ है या जो फ्रेम कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, दैट इज इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल कौन सा होगा? जो फ्रेम एक्सेलरेटिंग होगा, दैट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम। सूडो फोर्स, अब ये सूडो फोर्स क्या होता है? अ सूडो फोर्स इज एन अपरेंट फोर्स दैट एक्ट्स ऑन ऑल मासेस हुज मोशन इज डिस्क्राइब्ड यूजिंग ए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस फ्रेम सच एज रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम। तो सूडो फोर्स हम कहाँ लगाते हैं, तो और क्यों लगाते हैं? तो देखो, जैसे कि मान लो कि अब नॉन इनर्शियल है, एक्सेलरेटिंग फ्रेम है, हम ट्रेन में हैं, ट्रेन से किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं और ट्रेन इन एक्सेलरेशन है, तो क्या होगा कि हम एक सूडो फोर्स लगाएंगे। ठीक है। सूडो फोर्स मतलब ऐसा फोर्स जो रियल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है लेकिन लग रहा है ना। लगा करके हम क्या करेंगे, उसको अपना मतलब कैलकुलेशन को ईजी करेंगे। जो लॉ ऑफ मोशन है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए है। अब लॉ ऑफ मोशन को हमको घुसेड़ना है, हमारे पास जो फ्रेम है नॉन इनर्शियल है, लॉ ऑफ मोशन जो है हम कैसे लगाएंगे? लगेगा ही नहीं। तो उसको लगाने के लिए हम एक स्यूडो फोर्स लगाते हैं जो कि उस इनर्शियल फ्रेम को, कह लो कि नॉन इनर्शियल फ्रेम को इनर्शियल फ्रेम बनाता है। ठीक है। ठीक है। तो ये कहाँ लगाएंगे हम? तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में, जैसे कि रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम। रोटेट जो अगर गोल गोल घूम रहा है तो एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, भले ही कांस्टेंट वेलोसिटी से घूम रहा है, लेकिन अगर गोल गोल घूम रहा है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। यहाँ पे कोई प्लेटफॉर्म है गोल सा, इस पर आदमी खड़ा है, वहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है, ये गोल गोल घूम रहा है, तो भैया गोल घूम रहा है तो मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन एवरी पॉइंट चेंज हो रहा है, मीन्स एक्सेलरेट कर रहा है। और अगर एक्सेलरेट कर रहा है तो ये फ्रेम नॉन इनर्शियल है। तो मीन्स रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम इज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम। Pseudo forces comes in effect when the frame of reference has started acceleration compared to a non-accelerating frame। ठीक है। तो सूडो फोर्स हम इफेक्ट में आ जाता है, कब आ जाता है? जब एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो एक्सेलरेशन में आ गया, तब हमारा सूडो फोर्स इन एक्शन आएगा। देखो, कोई भी चीज़ अगर एक्सेलरेशन में आता है, सूडो फोर्स क्यों आएगा? देखिए, हमारा फ्रेम जो है वो एक्सेलरेट कर रहा है, तो फ्रेम के हम जानते हैं कि मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स होता है। तो अगर वो एक्सेलरेट कर रहा है तो एक फोर्स जो है वो आएगा ना, वन फोर्स, कोई ना कोई फोर्स तो लग रहा है ना, तो हमको उस फोर्स को लगा करके, मतलब जिस जो फोर्स लग रहा है तो उसी के बराबर हम फोर्स लगा के उसको काउंटर करके जीरो करते हैं। क्योंकि अगर एक्सेलरेट कर रहा है कोई भी चीज़, इट मीन्स कि फोर्स लग रहा है, तो फोर्स लग रहा है तो उसको बैलेंस करने के लिए, जीरो करने के लिए क्या, उसका हम अपोजिट फोर्स लगाएंगे। तो दैट अपोजिट फोर्स इज कॉल्ड सूडो फोर्स। के उतना माइनस करने के लिए, मतलब आम भाषा में समझिए ना, बाकी बुकिश लैंग्वेज और फिजिक्स की भाषा तो अभी हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं। ठीक है। भाई कोई भी चीज़ अगर एक्सेलरेट कर रहा है इट मीन्स कि फोर्स लग रहा है ना। तो अब हमको उसको बताना है कि भैया एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, तो उस फोर्स को हमको काउंटर करके जीरो करना पड़ेगा ना, उतना ही फोर्स हमको लगा देना पड़ेगा। तो दैट फोर्स जो हम लगा देंगे, दैट फोर्स इज कॉल्ड, मतलब हम घूम रहे हैं, बट हम खुद एक्सेलरेशन में हैं और हम कह रहे हैं कि भैया हम स्टेबल हैं, तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए उतना फोर्स तो लगाना पड़ेगा ना, दैट फोर्स इज कॉल्ड सूडो फोर्स। ठीक है। आप फिजिक्स की भाषा में देखिए, समझिए। तो सूडो फोर्स कम इन इफेक्ट व्हेन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैज स्टार्टेड एक्सेलरेशन कंपेयर टू अ नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम। ठीक है। तो सूडो फोर्स तभी आएगा। The force F does not arise from any physical interaction between two objects, but ठीक है, कोई फिजिकल इंटरेक्शन से ये फोर्स नहीं आया, फोर्स आया कहाँ से? एक्सेलरेशन से। ठीक है, ड्यू टू एक्सेलरेशन, बट रैदर फ्रॉम द एक्सेलरेशन ए ऑफ द नॉन इनर्शियल फ्रेम रेफरेंस फ्रेम इटसेल्फ। तो जो हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम, जो रेफरेंस फ्रेम है, वो एक्सेलरेट कर रहा है, उस एक्सेलरेशन की वजह से हमारा सूडो फोर्स इन एक्शन आया।
एज अ फ्रेम कैन एक्सेलरेट इन एनी आर्बिट्री वे, सो कैन सूडो फोर्स बी एज आर्बिट्री बट ओनली इन डायरेक्ट रिस्पॉन्स टू द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। तो जैसे कि फोर्स का डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, या एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, ऐसे समझो कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कोई भी डायरेक्शन हो सकता है, आर्बिट्री डायरेक्शन हो सकता है, उसी तरीके से जो हमारा सूडो फोर्स होगा, सूडो फोर्स का भी डायरेक्शन आर्बिट्री होगा। एट रैंडम कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए कि जैसे गोल गोल घूम रहा है ना, गोल गोल घूम रहा है, तो एवरी पॉइंट एक्सेलरेशन वेलोसिटी चेंज कर रहा है, एक्सेलरेशन जो है हमारा अलग अलग होगा, ठीक है। सूडो फोर्स भी हमारा अलग अलग लगेगा। फॉर द मोशन ऑफ ए बॉडी ऑफ मास m इन ए नॉन इनर्शियल फ्रेम हैविंग एक्सेलरेशन a, वी में अप्लाई सेकंड लॉ ऑफ मोशन बाय इन्वॉल्विंग अ सूडो फोर्स m है। देखो लगा दिया ना कि जिस एक्सेलरेशन से वो घूम रहा है, ठीक है, जिस एक्सेलरेशन से घूम रहा है या फिर जिस एक्सेलरेशन से वो एक्सेलरेट कर रहा है, उसी उतना ही माइनस करने के लिए लगा दो, उसको सूडो फोर्स लगा दो उतना, और कह दो कि भैया स्टेबल है। जैसे कि मान लो कि ये बहुत तेज़ी से जा रहा है 60 किलोमीटर, ये इसका एक्सेलरेशन है 6, कोई चीज़ चल रहा है उसका एक्सेलरेशन है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, इस एक्सेलरेशन से जा रहा है। तो इसको स्टेबल करने के लिए क्या कर दिया हमने, इसमें -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन लगा दिया। लेकिन एक्सेलरेशन तो लगेगा नहीं, हमारा क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो फोर्स की वजह से ये इधर जा रहा था, तो उतना ही फोर्स हमने इधर की तरफ लगा दिया, एक सूडो फोर्स लगा दिए कि भैया अब ये स्टेबल हो गया, अब ये इनर्शियल फ्रेम हो गया, और अब हमको जितना भी इनर्शिया का लॉ है, जो भी लॉज ऑफ मोशन है, वो हमको एप्लीकेबल करा देना है। इन अ रोटेटिंग बॉडी दिस सूडो फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो रोटेटिंग बॉडी, जो बॉडी रोटेट करता है, उसमें इस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो अभी ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है बेटा, नहीं उसके सिलेबस में नहीं है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब अगर एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना तो उसमें भर भर के है, लेकिन अभी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। बस खाली इतना जानिए कि ठीक है, अगर क्वेश्चन दे दिया फिलिंग द ब्लैंक्स में दे दिया कि भाई इन अ रोटेटिंग बॉडी द सूडो फोर्स इज कॉल्ड और डैश, तो पता होना चाहिए तुमको क्या लिखना है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। जितना पढ़ना है उतना ही पढ़िए, ज़्यादा पढ़ना का ज़रूरत नहीं है। अब देखो समझो सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, ठीक है, इसके ऊपर प्रॉब्लम नहीं आएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स इज द कंपोनेंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन कर्वीलिनियर मोशन विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द एक्सिस ऑफ रोटेशन और सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये जो है, जैसे ये बॉल घुमा रहा है ये आदमी, ठीक है, ये इस तरीके से होता है ना कंपटीशन, उसके बाद इसको छोड़ देगा तो चला जाएगा आगे। तो ये जो है यहाँ पर देखो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है इस डायरेक्शन में अंदर की तरफ जो खींच के रखे हुए हैं ना, टेंशन उस डायरेक्शन में जैसे खींच के रखे हुए हैं, तो ये जो डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। और इसको देखोगे कि बाहर की तरफ ये ऑटोमेटिक, जैसे कोई चीज़ अगर हम करते हैं ऐसे गोल गोल घुमाते हैं, ठीक है, तो लगेगा ना कि बाहर की तरफ वो हमको खींच रहा है, ठीक है, बाहर की तरफ हमको खींच रहा है। तो बाहर की तरफ जो खींचता है दैट इज़ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, जो बाहर की तरफ खींच रहा है दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जो अंदर की तरफ खींचता है, ठीक है, जिस दम से हम अंदर की तरफ खींच रहे हैं, इसको अंदर हमको खींचना पड़ता है। बाहर ये खींच रहा है तो अब हमको अंदर क्यों खींचना पड़ता है, क्योंकि ये बाहर खींच रहा होता है। कभी करके देखना, एक हेवी सा चीज़, एक हेवी सा बॉल लगा के ऐसे घुमाना, तो देखना वो बाहर जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो बाहर जाने की कोशिश कर रहा है वो, तो हम उसको अंदर खींचने की कोशिश करते हैं, हम दम लगाते हैं। तो बाहर जाने की जो कोशिश कर रहा है दैट इज़ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, और जिस फोर्स से उसको हम अंदर खींच करके रखे हुए हैं दैट इज़ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये जो हम अंदर की तरफ एक फोर्स लगा रहे हैं, किसको काउंटर करने के लिए, तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काउंटर करने के लिए, इस अंदर वाले फोर्स को काउंटर करने के लिए हमने एक फोर्स लगा दिया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दिस फोर्स इज कॉल्ड हमारा सूडो फोर्स, ठीक है, ये हमारा सूडो फोर्स है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ सूडो फोर्स इन अ सर्कुलर मोशन व्हिच एक्ट्स अलोंग द रेडियस एंड इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल, ठीक है, सेंटर ऑफ द सर्किल से अवे की तरफ, सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स, इनवर्ड की तरफ। चलिए खत्म हो गया ये चैप्टर, हमारा आ गया इंडेक्स क्वेश्चन 3.5। अब ये चैप्टर पूरा फिनिश हो गया। तो ये काम है तुम्हारा बेटा, ये पूरा इंडेक्स क्वेश्चंस कर लेना। देखो हमने बढ़िया से दे दिया, देख लो एक बारी पूरा देखो, ठीक है, क्वेश्चन देखो, उसका आंसर देखो। ये काम है तुम्हारा लिखना और करना, ठीक है। दिस इज़ नॉट माई वर्क, ये तुम्हारा काम है। अगर होमवर्क नहीं करोगे, असाइनमेंट नहीं करोगे तो बड़ा दिक्कत है। खाली ऐसे कहानी पढ़ने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, फिर तो कहानी टाइप का हो गया कि हाँ हम आए, हमने देखा। मेहनत भी करना होता है देखने के साथ साथ, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 देख के लिखोगे, क्वेश्चन भी लिखोगे, आंसर भी लिखोगे। ये क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, मिक्सी का बना हुआ नहीं था, मिक्सी हमने चिपका दिया इसमें। ये इसका सॉल्यूशन।
क्वेश्चन नंबर 4 इसका सॉल्यूशन। चलिए ख़त्म। ये क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, चैप्टर एंड्स। तो आज हमारा ये जो चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन ख़त्म हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है चैप्टर नंबर, अगला चैप्टर कौन सा है उसको देखेंगे, दिखा देते हैं। अगला चैप्टर वर्क एनर्जी है, शायद वर्क एनर्जी है अगला चैप्टर। NIOS महाराज खुल जा, NIOS ऑनलाइन कोर्स फिजिक्स महाराज की जय हो। कहाँ है? हाँ, ये वर्क एनर्जी एंड पावर, ये वाला चैप्टर जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, ठीक है बच्चे लोग।